आइए जानते हैं आज के प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय खबरों को। उससे पहले एक नजर आज के हेडलाइंस पर। तमिलनाडु के नेता प्रतिपक्ष उदयनिधि स्टालिन पूछताछ के बाद रिहा। पुलिस ने एक्ट्रेस त्रिशा पर आपत्तिजनक टिप्पणी मामले में गिरफ्तार किया था। क्या है एयर टर्बुलेंस, जिससे एयर इंडिया का प्लेन आसमान में डगमगाने लगा। बागेपुर में क्यों ठप हुआ बीजेपी का ट्रिपल इंजन, हार के ये रहे 5 बड़े कारण। गुल्लक से लेकर सीएसआर फंड तक असम में बाढ़ पीड़ितों के लिए सब कुछ दान करने को तैयार लोग। क्या जमीनी हमले का ट्रंप का मिशन हुआ फेल, ईरान ने किया सनसनीखेज दावा। आरजेडी नेता मीसा भारती ने कहा प्रशांत किशोर बीजेपी की बी टीम। पाकिस्तान को ट्रंप ने दिया बड़ा झटका, अमेरिका ईरान डील की मध्यस्थता से किया बाहर। चांदी 1348 बढ़कर 2.19 लाख पर पहुंची। 10 ग्राम सोना 309 महंगा होकर 1.43 लाख का हुआ। सोहेल संग शादी को कहा टॉक्सिक, सलमान को खटका एक्स भाभी सीमा का कमेंट। भारत के लिए खेलना है तो कुछ मायने नहीं रखता, ये कहने वाले जम्मू कश्मीर के आकिब नबी भारतीय टीम में चुने गए। तमिलनाडु के नेता प्रतिपक्ष और डीएमके नेता उदयनिधि स्टालिन को अभिनेत्री त्रिशा पर आपत्तिजनक टिप्पणी के मामले में मंगलवार को गिरफ्तार कर लिया गया। उदयनिधि सोमवार को तंजावुर में कावेरी जल विवाद पर आयोजित रैली में भी मौजूद थे। इसी दौरान भीड़ में त्रिशा त्रिशा के नारे लगे। आरोप है कि इस पर उदयनिधि ने कहा पानी कहीं और पहुंचे या ना पहुंचे, वहां जरूर पहुंचना चाहिए। बाद में सफाई दी कि उनका इशारा कावेरी के पानी की ओर था। पुलिस ने उनके खिलाफ 6 धाराओं में केस दर्ज किया है। गिरफ्तारी से बचने के लिए उदयनिधि ने मद्रास हाईकोर्ट में अग्रिम जमानत की अर्जी दाखिल की थी। हालांकि उस पर सुनवाई होने से पहले ही पुलिस ने उन्हें अरेस्ट कर लिया। मद्रास हाईकोर्ट ने आदेश दिया कि उदयनिधि को पूछताछ के बाद आज ही रिहा कर दिया जाए। 4 अगस्त 2026 को एयर इंडिया की फ्लाइट AI2379 फुकेट से दिल्ली आ रही थी। क्रूज के दौरान एक छोटा इन फ्लाइट टर्बुलेंस हुआ, जिसमें ऊंचाइयों में बदलाव आया। विमान दिल्ली में सुरक्षित उतरा और सभी यात्री तथा क्रू सुरक्षित उतरे। कोई गंभीर चोट नहीं हुई। कुछ यात्रियों और क्रू सदस्यों को मामूली चोटों के लिए एयरपोर्ट पर चिकित्सकीय जांच के लिए भेजा गया है। एयर इंडिया ने सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता बताते हुए प्रतिभाओं को सहयोग देने और जांच में अधिकारियों के साथ पुनर्सहयोग का आश्वासन दिया। यह घटना एयर टर्बुलेंस को समझने का अच्छा मौका देती है। राजधानी पटना का बांकीपुर विधानसभा क्षेत्र, जो दशकों से भारतीय जनता पार्टी का अजय किला माना जाता था, उपचुनाव नतीजों के बाद एक बड़े सियासी उलटफेर का गवाह बन चुका है। यह वो सीट थी जहां बीजेपी के ट्रिपल इंजन दांव पर थे। केंद्र और राज्य के एनडीए सरकारों के अलावा यह सीट बीजेपी संगठन के मुखिया नितिन नवीन के इस्तीफे से खाली हुई थी, लेकिन वोटरों ने इनमें से किसी की तरफ ध्यान नहीं दिया। बागेपुर में वोटों की गिनती के 32 राउंड हुए, लेकिन 30 में बीजेपी को पराजय हाथ लगी। जनसुराज पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर ने अपने निकटतम प्रतिद्वंदी बीजेपी उम्मीदवार नीरज कुमार को 19,324 वोटों के अंतर से हराया। पीके ने अपनी राजनीतिक पारी का पहला चुनाव जीतकर न सिर्फ बांकीपुर पर पहली बार जनसुराज का परचम लहराया, बल्कि सत्ताधारी एनडीए के चुनावी गणित को भी पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया है। इसमें कोई शक नहीं कि प्रशांत किशोर की जमीनी पदयात्राएं, माइक्रो लेवल बूथ मैनेजमेंट और युवाओं के बीच बनाई गई पैठ ने इस जीत की पटकथा लिखी। लेकिन इस चुनावी लड़ाई में खुद बीजेपी और एनडीए के फैसलों ने प्रशांत किशोर के रास्ते को सबसे ज्यादा आसान बनाया। असम इस वक्त बाढ़ की चपेट में है। राज्य में बाढ़ से मरने वालों की संख्या बढ़कर 87 हो गई है। 7 जिलों में 1.28 लाख से ज्यादा लोग बाढ़ से प्रभावित हैं। इस बीच बड़ी संख्या में लोग बाढ़ पीड़ितों की मदद के लिए आगे आ रहे हैं। कारोबारी अनन्या बिरला, एक्टर रणदीप हुड्डा, फिजिक्स वाला के फाउंडर अलख पांडे अपने स्तर पर लोगों की मदद कर रहे हैं। बच्चे अपने गुल्लक तोड़कर दान दे रहे हैं, तो कंपनियां अपने सीएसआर फंड से दिल खोलकर मदद कर रही हैं। असम में बाढ़ से प्रभावित परिवारों की मदद के लिए रिलायंस फाउंडेशन ने 21 करोड़ रुपए की सहायता राशि देने की घोषणा की है। अडानी ग्रुप ने भी 11 करोड़ रुपए के पैकेज का ऐलान किया है। जेएसडब्ल्यू ग्रुप में 5 करोड़ दान दिए हैं। असम के सीएम ने बताया कि जेएसडब्ल्यू ग्रुप ने पैसे दान करने के बाद किसी तरह की कोई घोषणा भी नहीं की। इस दान का पता राहत कोष के बैंक स्टेटमेंट की समीक्षा के दौरान चला। 31 जुलाई तक मुख्यमंत्री राहत कोष को लोगों
बैंकों, पीएसयू, मंदिर समितियों और वैष्णव प्रार्थना स्थलों में 16 करोड़ रुपए की मदद मिली। ईरान के वरिष्ठ सैन्य कमांडर मेजर जनरल मोहसेन रेजई ने हाल ही में एक महत्वपूर्ण दावा किया है। उन्होंने कहा कि संयुक्त राज्य अमेरिका की जमीनी हमला फेल हो गया। रेजई के अनुसार संघर्ष के अंतिम दिनों में ईरान ने अमेरिकी ठिकानों पर सटीक ड्रोन और मिसाइल हमले तेज कर दिए थे। ये दावे वर्तमान क्षेत्रीय तनाव और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर चल रहे विवाद के बीच आए हैं। पूर्व आईआरजीसी कमांडर मेजर जनरल मोहसेन रेजई ने कहा कि कुवैत स्थित अमेरिकी बेस को भारी नुकसान पहुंचा। उन्होंने यह भी दावा किया कि एयरबिल बेस खाली कर दिया गया। अमेरिकी कमांडरों को जॉर्डन से इजराइल स्थानांतरित किया गया। आरजेडी सांसद और लालू प्रसाद यादव की बेटी मीसा भारती ने पटना की बांकीपुर सीट से जन स्वराज पार्टी की जीत पर कहा है कि प्रशांत किशोर बीजेपी की बी टीम है। जब उनसे पूछा गया कि यहां बीजेपी हार गई, आप क्या कहेंगे, तो उन्होंने कहा बीजेपी के असली कैंडिडेट वही है। बीजेपी कहां हारी है? उन्होंने कहा हार की वजह बीजेपी के अंदरूनी राजनीति है। हमने पहले ही कहा है कि बीजेपी की शीर्ष नेतृत्व एक तार से कई शिकार करना चाहता था। बीजेपी के किसी सीनियर नेता समेत किसी ने इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है। इसका मतलब यह है कि कहीं ना कहीं संदेश पहुंचाया जा रहा है। बिहार की बांकीपुर विधानसभा सीट पर हुए उपचुनाव में जनसुराज पार्टी के प्रशांत किशोर ने बीजेपी की नीरज कुमार को हराया है। इस सीट पर प्रशांत किशोर को 64,151 वोट मिले हैं, जबकि नीरज कुमार को 44,827 वोट मिले हैं। प्रशांत किशोर ने यह सीट 19,324 मतों से जीती है। आरजेडी की रेखा कुमारी को 14,273 वोट मिले हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने बहुत बड़ा झटका देते हुए अमेरिका ईरान के बीच चल रहे युद्ध में मध्यस्थता करवाने वाले देशों की लिस्ट से पाकिस्तान को बाहर कर दिया है। यह पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ा झटका माना जा रहा है, क्योंकि शहबाज शरीफ और असीम मुनीर इसे अपनी जीत की तरह पेश कर रहे थे। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा, हम सऊदी अरब, यूएई और कतर के समर्थन से ईरान के अनुरोध पर बातचीत कर रहे हैं। राष्ट्रपति ट्रंप ने व्हाइट हाउस में संवाददाताओं से बातचीत करते हुए कहा कि उन्होंने ईरान पर होने वाले बड़े हमले को फिलहाल रोक दिया है और दोनों देशों के बीच बातचीत का रास्ता खुला है। उन्होंने जिन 3 देशों के मध्यस्थता बताए हैं, उनमें सऊदी अरब, कतर और संयुक्त अरब अमीरात के नाम है। यह पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ा कूटनीतिक झटका है। पाकिस्तान को लेकर ट्रंप प्रशासन में मतभेद बन रहे थे और कई रिपोर्ट्स में दावे किए गए थे कि पाकिस्तान ने चीनी हथियारों की डिलीवरी ईरान को की है। सोने चांदी की कीमत में आज यानी 4 अगस्त को बढ़त है। इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन के मुताबिक 1 किलो चांदी की कीमत 1,348 रुपए बढ़कर 2.19 लाख रुपए पर पहुंच गई है। 10 ग्राम 24 कैरेट सोने का दाम 309 रुपए बढ़कर 1.43 लाख रुपए पर पहुंच गया है। सोने चांदी की कीमत में आज यानी 4 अगस्त को बढ़त है। इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन के मुताबिक 1 किलो चांदी की कीमत 1,348 रुपए बढ़कर 2.19 लाख रुपए पर पहुंच गई है। 10 ग्राम 24 कैरेट सोने का दाम 309 रुपए बढ़कर 1.43 लाख रुपए पर पहुंच गया है। बॉलीवुड के दबंग सलमान खान अमेजन प्राइम वीडियो के शो अलायंस में गेस्ट बने। फिनाले वीक में सलमान अपने भाई सोहेल को सपोर्ट करने पहुंचे थे। शो में आकर भाईजान ने खूब एंटरटेन किया, भाई को गेम में आगे बढ़ाने के लिए पुश किया, अपने जेल के मुश्किल दिनों को भी याद किया। कंटेस्टेंट्स ने दबंग खान को हेडक्वार्टर का टूर लिया। कुल मिलाकर कहें तो सलमान की यह विजिट स्पेशल रही। दोनों भाइयों का यूनियन फैंस को इमोशनल कर दिया है। सलमान ने सोहेल और सीमा के तलाक का जिक्र किया। उन्होंने बताया कि शादी टूटने का असर सिर्फ सोहेल पर ही नहीं बल्कि उन पर भी पड़ा था। एक्टर ने माना शो में सीमा सोहेल के आमने सामने आने को लेकर वे परेशान थे, लेकिन दोनों ने डिग्निटी और ग्रेस के साथ शो में अपनी जर्नी जी। सलमान के मुताबिक अलगाव ने सोहेल को अंदर से पूरी तरह तोड़ दिया था। आज भी वो उससे पूरी तरह उभर नहीं पाए हैं। एक्टर ने भाई को मूव ऑन करने और किसी को डेट करने को कहा। सलमान ने शो से निकलने के बाद सीमा इंटरव्यू का भी जिक्र किया, जहां पर उन्होंने सोहेल संग शादी को टॉक्सिक और नफरत भरा बताया था। हालांकि अब सीमा और सोहेल कड़वाहट भुलाकर बेहतर रिश्ते में हैं। सलमान ने माना कि जब उनके बीच दूरियां आई थी, पूरे परिवार के लिए वो दौर बेहद मुश्किल और दर्दनाक था। बातों बातों में सलमान ने पुराने दिनों को भी याद किया। उन्होंने बताया कि सोहेल ने सबसे पहले परिवार को बताया था कि वो सीमा से शादी करना चाहते हैं। सलमान उस समय फिल्म हम दिल दे चुके सनम की शूटिंग कर रहे थे। तभी सोहेल का फोन आया और उन्होंने कहा कि उन्हें जीवन साथी मिल गया है, वो सीमा से शादी करना चाहते हैं। जम्मू कश्मीर के क्रिकेट खिलाड़ी आकिब नबी भारत के लिए अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में जल्द ही डेब्यू कर सकते हैं।
दरअसल भारतीय क्रिकेट टीम के तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह के घायल होने के बाद 2 टेस्ट मैचों के श्रीलंका दौरे के लिए टीम में अकीब को शामिल किया गया है। इंग्लैंड के खिलाफ वनडे सीरीज के दौरान बाएं घुटनों की चोट से बुमराह अभी तक पूरी तरह उभर नहीं पाए हैं, जिसके चलते उन्हें टीम से बाहर रखा गया है। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के सचिव देवजीत सैकिया की ओर से जारी किए गए बयान में बताया गया कि अकीब नबी को पहली बार भारतीय सीनियर टीम में जगह मिली है।